नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से साध्य पीएससी एकेडमी में। और इसके पहले कि हम आज का एमसीक्यू स्टार्ट करें, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और जैसा कि आप मुझे देख पा रहे होंगे, मेरा चेहरा थोड़ा सा कलरफुल आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। कल कुछ बच्चे, चूंकि कल आज से आपका होलिका दहन है और कल फिर होली होने वाला है, तो कुछ बच्चों ने ऐसा कलर लगाया है कि वो कलर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। और बिल्कुल आपको कुछ रंगीन चेहरा मुझे आज दिखाई दे रहा होगा। आप सबको एकदम क्लीन नहीं दिखाई दे रहा होगा जैसे बाकी दिन दिखाई देता है। तो वो हमारे जितने भी प्यारे बच्चे थे ऑफलाइन, उनकी मेहरबानी से ये कलर मिला है। और बिल्कुल उन सारे बच्चों को एक बार फिर से दिल से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल होली के रंगीन रंगों की तरह आपका जीवन भी रंग जाए और साल 2025 आप सबके लिए एक अच्छा खुशखबरी का खबर लेके आए। बिल्कुल आज का एमसीक्यू हम स्टार्ट करें उसके पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि होली ऑफर चल रहा है, जिसमें आप बिल्कुल सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और 18 मार्च से आपका ये क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे बच्चे जिन लोगों ने अभी तक कोशिश नहीं किया है, एक बार फिर से कोशिश करिए। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का आपका लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी होली ऑफर चल रहा है। सबसे अच्छा मौका जो रहता है आपको कोर्स में ज्वाइन करने का, होली ऑफर, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपको फीस में बड़ी मात्रा में क्या दिया जाता है, डिस्काउंट। ठीक है, तो बिल्कुल सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप ओपन करिए। मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप प्ले स्टोर में जाके जैसे ही साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप ओपन करेंगे तो स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल हो जाइए तैयार, क्योंकि साध्य पीएससी एकेडमी अब आपके लिए लेकर आया है होली का ये बेहतरीन ऑफर। चलिए अब हम आते हैं अपने आज की एमसीक्यू की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला जो आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है वो है, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से किसका निर्वाचन प्रत्यक्ष नहीं होता। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, और जैसा कि आपको आंसर में देखने को मिल रहा होगा, उप सरपंच। अब इसके बारे में यदि मैं बात करूं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार बात करूं तो निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। तो आखिर निर्वाचन कितने तरीके से होता है, तो निर्वाचन या मैं कहूं चुनाव, निर्वाचन या चुनाव आपका दो तरीके से होता है। और वो दो तरीका कौन कौन सा है, तो याद रखना है, एक होता है आपका कौन सा, प्रत्यक्ष, और एक कौन सा होता है आपका अप्रत्यक्ष। एक होता है आपका प्रत्यक्ष और एक क्या होता है आपका अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष के बारे में मैं बात करूं तो जिसे हम डायरेक्ट अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हैं, अपने मतदान के माध्यम से जिसे हम डायरेक्ट चुनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं। और अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं, हमारे द्वारा चुना गया सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाता है, हाँ, जैसे कि पंच अपने में से किसी एक व्यक्ति को मिलकर उप सरपंच बनाते हैं, तो उन सब का चुनाव आपका अप्रत्यक्ष कहलाता है। प्रत्यक्ष रूप से कौन कौन चुना जाता है आपके, तो ग्राम पंचायत में पंच, दूसरा आपका सरपंच, तीसरा आपका जनपद का सदस्य, तीसरा आपका जनपद का सदस्य, और चौथा कौन सा हो जाएगा आपका जिला का सदस्य। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य हैं आपके पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला सदस्य, ये आपके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। दूसरा, यदि अप्रत्यक्ष की मैं बात करूं तो अप्रत्यक्ष के बारे में याद रखना है, ग्राम पंचायत में आपका उप सरपंच, ग्राम पंचायत में आपका उप सरपंच, जनपद और जिला में आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपके कैसे चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपके अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरपंच। आंसर क्या हो जाएगा, सरपंच हो जाएगा। निर्वाचन के संदर्भ में क्या सुमिलित नहीं है,
सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष। मैंने पहले ही कहा है, मेरा चेहरा आज कलरफुल दिख रहा होगा, तो हमारे जितने भी ऑफलाइन वाले बच्चे थे वो कल घर जा रहे थे और उन लोगों ने ऐसा कलर लगाया है कि ये कलर निकल नहीं रहा है। तो मुझे तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी चाल लग रही है कि सर आप रोज हमें बहुत ज्यादा एमसीक्यू करवाते हो, इसी कारण आपको हम ऐसा कलर लगा के जाएंगे कि ये होली तक ना निकले। हो सकता है ऐसा कुछ प्लानिंग रहा होगा, पर होली तो खुशियों का त्योहार है और इस होली में आप सभी को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा सा कलर देख के लगाना, नाक में, कान में या आंख में मत जाए किसी के, प्रॉपर अच्छे तरीके से लगाना ताकि किसी का व्यक्तिगत रूप से नुकसान ना हो, ठीक है। कई बच्चे नाक के अंदर, कान के अंदर, आंख के अंदर डाल देते हैं, ऐसा मत लगाइएगा। नॉर्मल तरीके से अच्छे से लगाइएगा, आपके पूरे चेहरे में जगह मत बचे ऐसा लगाइएगा, पर नाक, कान और आपके आंख को बचाकर, क्योंकि होली खुशियों का त्योहार है, तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक होली खेलिएगा इस बार। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है। देखो, अब यहां पर हम डिसाइड कैसे करेंगे कौन कौन सा क्या क्या कैसा कैसा होगा। तो सरपंच का चुनाव आपका होता है प्रत्यक्ष, उप सरपंच का होता है आपका अप्रत्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष का होता है आपका अप्रत्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष का होता है आपका अप्रत्यक्ष। अब इसमें सुमेलित क्या नहीं है पूछ रहा है, तो यहां से तो आपको क्लियर पता चल चुका है कि सुमेलित क्या नहीं है। आपका सरपंच का पद आपका सुमेलित नहीं है, का पद आपका सुमेलित नहीं है, तो याद रखना है सरपंच का पद आपका सुमेलित नहीं है, तो पेपर में ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निर्वाचन के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है। बिल्कुल इसका आंसर तो आप बना सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका सरपंच, क्योंकि सरपंच आपका प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगला प्रश्न, और उसके पहले आ चुका है, सभी ऑनलाइन व ऑफलाइन कोर्सेस में यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल 30% के ऑफर के साथ ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साथी पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन की याचिका पेश करने प्रश्नगत किया सकता है, इस संदर्भ में क्या सही है। ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहां से पेपर पूछा जाता है प्रश्न। चलिए, आंसर तो दिखाई दे रहा है एकदम स्पष्ट रूप से, पर फिर भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। ये प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है, मैं मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि यदि किसी कारण से चुनाव से संबंधित किसी मामले में आपको प्रश्न पूछना हो गया या कुछ विवाद की स्थिति आ गई, ऐसे कंडीशन में यदि बात करेंगे तो आपका ये प्रश्न कहना चाहता है कि ऐसे कंडीशन में फिर आप कैसे करोगे। तो पहला दिया है आपके ग्राम पंचायत के मामले में, तो याद रखना है ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सरपंच के मामले में कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर को नहीं, ठीक है। जब आप ग्राम पंचायत कह रहे हो तो सरपंच भी तो उसी के अंदर शामिल होगा। दूसरा, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को बिल्कुल सही है, जनपद पंचायत के मामले में संभागीय आयुक्त को, जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, 3, 5। हमेशा याद रखना, ग्राम पंचायत की बात कर रहा है, अब वहां आपके पंच भी आते हैं, आपके उप सरपंच भी आते हैं और वहां पर आपके सरपंच भी आते हैं कि नहीं आते, बिल्कुल आते हैं ग्राम पंचायत के मामले में। तो याद रखना है अनुविभागीय अधिकारी
राजस्व के पास। ग्राम पंचायत के मामले में चाहे पंच हो चाहे आपका सरपंच हो। जनपद पंचायत के मामले में यदि जनपद पंचायत के सदस्य किसी निर्वाचन के मामले को के समक्ष याचिका पेश करना चाहते हैं तो वो पेश करेगा कलेक्टर के पास। और जिला पंचायत के मामले में आपके संचालक पंचायत के पास क्या करेगा, अपील करेगा। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1, 3 और 5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा आपका, अगला प्रश्न है यदि चुनाव में नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया, जबरदस्ती अवैध घोषित कर दिया गया, तो अभ्यर्थी पुनरीक्षण के लिए किसके पास अपील करेंगे। तो ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताइए किसके पास अपील करेंगे। चलिए जी बताइए जल्दी से। चलिए, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। कुछ बच्चों का जवाब गलत आ रहा है, पर मैं अभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा तो वहां से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, पंच के मामले में तहसीलदार को, पंच के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सरपंच के मामले में तहसीलदार को, सरपंच के मामले में आपके अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, जिला पंचायत के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी को, जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत और समाज। तो अगर ये क्वेश्चन आपका सही है तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं। और उसके पहले आ चुका है आपका होली का ये ऑफर। बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से बिल्कुल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए बताइए अगला प्रश्न क्या है। सरपंच बनने के लिए निम्नांकित योग्यताओं में से कौन सा गलत है। आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो, ऐसा आवेदक जो संसद या विधानमंडल, जो संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। तीसरा, ऐसा आवेदक किसी कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। ऐसा आवेदक के पंचायत में भू संपत्ति अवश्य। कौन सा गलत है पूछा, कौन सा आपका गलत है ये पूछा है। सरपंच बनने के लिए निम्नांकित योग्यताओं में से कौन सा गलत है। तो आवेदक पंच बनने की योग्यता रखता हो, ये तो आपका सही है। ऐसा आवेदक जो संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो। ऐसा आवेदक किसी कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मतलब आपका सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो। और अगला आपको याद रखना है, ऐसा आवेदक पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, ये कथन आपका गलत है। छठवें का आंसर क्या हो जाएगा। अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति करता है।
बेहद आसान, कई बार हमने प्रश्न किया है और हो सकता है यहाँ से आपका प्रश्न पूछ भी लिया जाए। पेपर में पूछता है, एक व्यक्ति यदि चुनाव लड़ता है, एक व्यक्ति यदि चुनाव लड़ता है, उस कंडीशन की बात करता है कि किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है। पहला दिया है चुनाव अभिकर्ता, दूसरा आपका दिया है लेखा अभिकर्ता, तीसरा आपका दिया है प्रचार अभिकर्ता, चौथा आपका दिया है मतदान अभिकर्ता, पांचवा आपका दिया है गणना अभिकर्ता और छठवा आपका मुख्य अभिकर्ता। चलिए बताइए, पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है चुनाव अभिकर्ता, ठीक है, सबसे पहले याद रखना है चुनाव अभिकर्ता, फिर आपको याद रखना है मतदान अभिकर्ता, फिर आपको याद रखना है मतदान अभिकर्ता और तीसरा आपको याद रखना है गणना अभिकर्ता। पहला, चौथा और पांचवा, मेरे ख्याल से बी ऑप्शन आपका आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? क्या प्रश्न? ग्राम पंचायत के पंच को पद से हटाने या पदच्युत करने के विषय में क्या सही? पंच को अपने पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव की धारा की बारे में यदि मैं बात करूं तो धारा 21 में हम ग्राम पंचायत के अविश्वास के प्रस्ताव करते हैं और ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पंच के लिए नहीं होता बल्कि आपके सरपंच और उप सरपंच के लिए होता है। पंच को अपने पद से ग्राम सभा के बहुमत से हटाया जा सकता है। ग्राम सभा, ग्राम सभा नहीं, अगर वार्ड कहता तो होता, बी वाला भी आपका गलत है। पंच को अपने पद से ग्राम सभा की बैठक से संबंधित वार्ड, ग्राम सभा अलग है आपका और वार्ड तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, तो सी भी आपका गलत है। हमसे पूछा है सही क्या है। पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है। बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कितने लोगों ने आंसर बताया है? बिल्कुल डी वाले बच्चों का आंसर सही होगा। डी क्या कहता है कि पंच को गुप्त मतदान की रीति से, पंच को गुप्त मतदान की रीति से उसी के वार्ड के मतदाताओं के द्वारा, उसी के वार्ड के मतदाताओं के द्वारा पद से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न, एक व्यक्ति जो पंचायत में किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है, किस आधार पर वह पद से हटाया जा सकता है? चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए, क्वेश्चन अच्छा है आपका, कुछ ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति जो पंचायत में किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है, इस आधार पर वह पद से हटाया जा सकता है। वह साक्षर नहीं है और 40 वर्ष की आयु का है, इस आधार पे पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में उसे नियोजन स्वीकार कर लिया। देखो, पहला चीज, वो साक्षर नहीं है, आधार पे आप नहीं कर सकते, और वह 40 वर्ष की आयु का नहीं है, आधार पे आप नहीं कर सकते। पंचायत के विरुद्ध
विधि व्यवसायी के रूप में उसने नियोजन स्वीकार कर लिया हो कि हाँ मैंने ये भ्रष्टाचार वाला काम किया है और मैं अब फंस गया हूँ, वाली बात हो गई। दूसरा, वह पंचायत की, ठीक है, वह ग्राम पंचायत की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो बिल्कुल इसके बाद उसके ऊपर पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। वह पंचायत के प्रस्तावों का हमेशा विरोध करता है, ये कोई आपका लीगल कारण नहीं। वह 6 माह में आधे से अधिक पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित है, ये भी एक कारण है। उसने किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हो, ये भी कारण है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2, 3, 5 और 6। और इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है, इस आधार पे आप इस आधार पे आप नहीं हटा सकते। किस आधार पे नहीं हटा सकते? पहला देखो, वह साक्षर नहीं है और उसका उम्र 40 वर्ष है, इस आधार पे आप नहीं हटा सकते। दूसरा, वह पंचायत के प्रस्तावों का हमेशा विरोध करता है, इस आधार पे भी आप नहीं हटा सकते। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अगले प्रश्न की ओर बढ़िए जाएगा। और रंगों की बार, उपहारों की बौछार, घोषणाएं हैं शानदार और बिगेस्ट ऑफर चल रहा है, होली ऑफर। बिल्कुल आप होली के इस शानदार ऑफर में जुड़ जाइए साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। सबसे अच्छा मौका है अभी जुड़ने का आपको साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। सबसे पहले साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और स्टोर सेक्शन से आप क्लास परचेस करिए। सीजीपीएससी प्रीलिम्स, शिक्षक भर्ती, एडीओ, आबकारी आरक्षक, आमीन पटवारी, जिस भी कोर्स की आप तैयारी करना चाहते हैं, एसआई, ठीक है, जिस भी कोर्स की आप तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और स्टोर सेक्शन से ये सारा क्लास परचेस करना है। इसके अलावा यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? बताइए क्या होगा, ध्यान से पढ़िए। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष यदि निलंबित हो जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन ए, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष का कार्य करेगा। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा।
अध्यक्ष का पद रिक्त रहेगा। ये आएगा ऑप्शन। क्यों? यदि धारा 39 के तहत आपके जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद यदि खाली हो जाता है तो जनपद पंचायत के सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाते हैं और उसे हम जिला पंचायत का स्थानापन्न अध्यक्ष कहते हैं। और ऐसा हमारे एक भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। कई बच्चों को लग रहा होगा, अरे भैया जब पेपर वाला आपको 3 ऑप्शन दिया तो क्या चौथा ऑप्शन नहीं दे सकता था? उसको चौथा ऑप्शन लिखने में क्या दिक्कत था? तो याद रखना है आपको, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, यदि जिला पंचायत का पद अध्यक्ष अपने पद से निलंबित हो जाए तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? जिला पंचायत का अध्यक्ष यदि अपने पद से निलंबित हो जाए तो क्या होगा? यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद से निलंबित हो जाए तो क्या होगा? उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा? नहीं। उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा? नहीं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? जिला पंचायत स्थानापन्न अध्यक्ष का चुनाव करती है। किसी भी कारण से यदि आपके जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद खाली होता है, ठीक है, किसी भी कारण से यदि आपके जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद खाली होता है तो याद रखना है, जिला पंचायत स्थानापन्न अध्यक्ष का चुनाव करती है। सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाते हैं? जिला पंचायत का स्थानापन्न अध्यक्ष। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? जिला पंचायत का अध्यक्ष यदि निलंबित हो जाए तो क्या होगा? उपाध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा? गलत। वरिष्ठतम सदस्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा? यह भी गलत है। अध्यक्ष जिला जिस संवर्ग का है उसी संवर्ग का सदस्य स्वयं अध्यक्ष बन जाएगा? यह भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। सदस्य क्या करेंगे? स्थानापन्न अध्यक्ष का क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे। आप सभी को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है आपका? यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे देवे तो क्या होगा? चलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, सभी बच्चों ने लगभग लगभग जवाब तो सही दिया है। यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र
कौन आपका, यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे दे तो उस कंडीशन की बात कर रहा है। उप सरपंच कार्यालय को शेष अवधि के लिए सरपंच बनाएगा, गलत। किसी पंच सरपंच के पद पर निर्वाचन किया जाएगा, ये भी गलत। प्रभारी सरपंच की नियुक्ति कलेक्टर करेगा, ये भी गलत। बल्कि स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, क्या चीज याद रखोगे, यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं तो पंच अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाते हैं, स्थानापन्न सरपंच बनाते हैं। तो बिल्कुल आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, बिल्कुल 8 मार्च से 13 मार्च तक साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा जो ये होली का ऑफर चल रहा है, ये अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है और अभी आपके पास सही टाइम है ज्वाइन करने का साध्य पीएससी एकेडमी। तो बिल्कुल आप हो जाइए तैयार, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, साध्य पीएससी एकेडमी में अभी जो चल रहा है ऑफर, ये होली ऑफर है और सबसे कम प्राइसेस पर आपको सारा कोर्सेस अवेलेबल हो जाएगा। बिल्कुल आप जुड़ जाइए। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो सरपंच अपने पद से कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चों का जवाब सही है, कुछ बच्चों का गलत। प्रत्यावर्तन के बारे में यदि बात की जाए तो प्रत्यावर्तन के लिए हम कौन सा धारा पढ़ते हैं यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, प्रत्यावर्तन के लिए हम धारा पढ़ते हैं, आपका कौन सा धारा है आपका प्रत्यावर्तन के लिए, 21 का। प्रत्यावर्तन केवल आपके ग्राम पंचायत के लिए होता है। प्रत्यावर्तन की कोई प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों के द्वारा सूचना पर हस्ताक्षर न करके दे दिया जाए और उसे विहित प्राधिकारी के पास प्रस्तुत न कर दिया जाए। आपका प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक ग्राम पंचायत, रुक रुक, हाँ ये नहीं होगा आपका, क्योंकि इसमें ग्राम सभा बोल, प्रत्यावर्तन की कोई प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य चुनाव पर हस्ताक्षर न कर दें, उसने अपने कार्यकाल का आधे से अधिक समय पूरा कर लिया हो। ठीक है, दूसरा आपका और क्या कह रहा है, उस तिथि से जिसने आम निर्वाचन से निर्वाचित होकर पद धारण किए हुए वर्ष पूरा कर लिया हो। उपचुनाव से निर्वाचित सरपंच अपने कार्यकाल का 1/3 भाग पूरा कर लिया हो। उपचुनाव से निर्वाचित सरपंच अपने कार्यकाल का आधा पूरा ना कर पाया। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से यदि हम जाएंगे तो उसने अपने कार्यकाल का आधे से अधिक समय पूरा कर लिया हो। ठीक है, ये आपका आधे से अधिक समय को पूरा कर लिया हो। और अगला क्या कह रहा है आपका, उपचुनाव से निर्वाचित सरपंच अपने कार्यकाल का 1/3 भाग क्या कर लिया हो, 1/3 भाग क्या कर लिया हो उसने पूरा कर लिया हो, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और प्रत्यावर्तन के बारे में यदि मैं बात करूं, किसके बारे में, प्रत्यावर्तन के बारे में यदि मैं बात करूं तो आपका प्रत्यावर्तन या रिकॉल के बारे में जब बात कर रहा है वो, तो प्रत्यावर्तन या रिकॉल आपके कहाँ पर होता है, ग्राम पंचायत में। और ग्राम पंचायत में भी कहाँ पर आपके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए ना, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लग रहा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, एक बार चेक करना। सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है, ध्यान से पढ़िए और बताइए। ऑप्शन आपके सामने क्या हुआ है,
चलिए, सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में सही क्या है? सरपंच को कार्यकाल के दौरान प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। दूसरा, सरपंच को कार्यकाल के आधे समय के पूर्व प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। सरपंच को कार्यकाल के आधे समय के बाद प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। प्रत्यावर्तित करने के आवेदन पर ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। ग्राम सभा 2/3 बहुमत से गुप्त मतदान द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकता है। छठवां, सरपंच का प्रत्यावर्तन के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष याचिका पेश कर सकता है। और सातवां, ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित अभ्यावेदन द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकते हैं। क्वेश्चन की ओर यदि मैं बात करूं तो प्रत्यावर्तन के लिए हम धारा कौन सा पढ़ते हैं जी? धारा है आपका 21 का। प्रत्यावर्तन के लिए धारा कौन सा पढ़ते हैं? 21 का। सरपंच को कार्यकाल के दौरान प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल सही। सरपंच को कार्यकाल के आधे समय के पूर्व, गलत, आधे समय के बाद प्रत्यावर्तित कर सकते हो। प्रत्यावर्तित करने के आवेदन पर ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। यह हो गया आपका। ग्राम सभा 2/3 बहुमत से गुप्त मतदान द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकता है, गलत। सरपंच को उक्त प्रत्यावर्तन के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष याचिका पेश कर सकता है, ये भी सही है। ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित अभ्यावेदन द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 और 6। सबसे पहले याद रखना है, सरपंच को कार्यकाल के दौरान प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, पर उसका आधा कार्यकाल कंप्लीट हुआ रहेगा, उस कंडीशन की वो बात करता है। दूसरा, यदि मैं बात करूं, सरपंच के कार्यकाल के आधे समय की बात कर सकते हो। प्रत्यावर्तित करने के आवेदन पर ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है, बिल्कुल यह आवश्यक है। सरपंच उक्त प्रत्यावर्तन के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष क्या कर सकता है? याचिका पेश, कि मेरे ऊपर जबरदस्ती लाया जा रहा है करके। आंसर क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के उप सरपंच को कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? बेहद इंपॉर्टेंट आज का सबसे प्रश्न। चलो जी बताओ। ग्राम पंचायत के उप सरपंच को कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? याद रखना, पहला चीज कि उप सरपंच को प्रत्यावर्तित नहीं कर सकते। मामला तो फंस गया। पर याद रखना है, उप सरपंच को उप सरपंच के रूप में प्रत्यावर्तित नहीं कर सकते, पर एक पंच के रूप में आप प्रत्यावर्तित कर सकते। उप सरपंच को उप सरपंच के रूप में नहीं कर सकते, पर उप सरपंच को एक पंच के रूप में क्या कर सकते हो? प्रत्यावर्तित कर सकते हो। ग्राम सभा के बहुमत से नहीं, ग्राम सभा के स्पष्ट बहुमत से नहीं, ग्राम सभा के 2/3 बहुमत से, बल्कि ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई। याद रखना है आपको, यदि पेपर में पूछा जाएगा तो क्या चीज याद रखोगे? ग्राम पंचायत के उप सरपंच को पंच के रूप में प्रत्यावर्तित कर सकते हो, उप सरपंच के रूप में नहीं। उप सरपंच को एक पंच के रूप में आप प्रत्यावर्तित कर सकते हो, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? और बिल्कुल होली का ऑफर चल रहा है, तो बिल्कुल आप सब ज्वाइन कर सकते हैं साथ दीपिए। अगला, जनपद पंचायत के विषय में क्या सही है? ध्यान से पढ़िए और बताइए आंसर क्या होगा। जनपद पंचायत के विषय में क्या सही है बताइए। निर्वाचित सदस्यों, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नाम प्रकाशित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। उक्त प्रकाशन के 30 दिन के भीतर जनपद पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। याद रखना है, पेपर में बार बार प्रश्न पूछ कि कितने दिन के भीतर बैठक बुलाया जाएगा, तो उक्त प्रकाशन की 30 दिन के भीतर
जनपद पंचायत का बैठक बुलाया जाएगा। उक्त प्रकाशन के 15 दिन बीत जाने के बाद उक्त प्रकाशन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि गणना की जाती है। गलत। प्रथम सम्मेलन, और जनपद का प्रथम सम्मेलन के लिए हम धारा कौन सा पढ़ते हैं आपका 26 26 पढ़ते हैं क्या प्रथम सम्मेलन के लिए? जल्दी से बताओ। 26 पढ़ते हो? 26 तो आपके नामों का प्रकाशन है, प्रथम सम्मेलन की बात कर रहा है। प्रथम सम्मेलन के लिए आप पढ़ते हो धारा, क्या हो जाएगा 1 2 और 5, 1 2 और, ठीक है। धारा 27 कहता है आपके प्रथम सम्मेलन के बारे में। धारा 26 कहता है जनपद पंचायत में नामों के प्रकाशन के। आंसर क्या हो जाएगा 1 2 और 5। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है? जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है? जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार हो? जनपद पंचायत के समस्त सदस्य, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य, जनपद पंचायत के पदेन सदस्य या उपरोक्त सभी। निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है? निर्वाचन में किसे मत देने का अधिकार होता है? जनपद पंचायत के समस्त सदस्य, जनपद पंचायत के पदेन सदस्य या उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा जनपद पंचायत के निर्वाचित। क्या होगा जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, भारत के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना कब से स्टार्ट की जाती है? चुनाव की तिथि से, ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तिथि, बल्कि ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की का कार्यकाल स्टार्ट माना जाता है, और इस दिन से आपका कार्यकाल फिर 5 वर्षों तक का रहता है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? धारा 13 के अनुसार। चलो जल्दी से बताओ जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए, और बिल्कुल मैं क्वेश्चन की ओर आता हूँ। ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 13 के अनुसार। जब सरपंच पद से त्याग पत्र दे देता है तो गलत। जब सरपंच प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है तो। जब सरपंच पद च्युत कर दिया जाता है तो। जब सरपंच का चुनाव लंबित हो तो। लंबित का मतलब यदि किसी कारण से यदि किसी कारण से सरपंच का चुनाव लेट हो जाता है। यदि किसी कारण से सरपंच का चुनाव लेट हो जाता है, उस कंडीशन की बात कर रहा है। आपके धारा 13 में ये बात कहा गया है। तब सरपंच को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? पंच जब अपने में से किसी एक व्यक्ति को सरपंच बनाते हैं, जिसे हम स्थानापन्न सरपंच कहते हैं, वो उसी की बात कर रहा है धारा 13 के तहत कि जब किसी सरपंच का चुनाव लंबित हो जाता है, उस कंडीशन की बात कर रहा है वो धारा 20 के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के सम्मेलन के विषय में सही क्या है पूछा है। चलिए जल्दी से बताइए। अब देखो, नॉर्मली यदि आप बात करोगे तो ग्राम पंचायत में सम्मेलन नहीं होता, बल्कि क्या होता है आपका सम्मेलन। पर ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो कंफ्यूज मत होना, आप उसी हिसाब से बनाना। हालांकि आपके ग्राम पंचायत में क्या होता है? सम्मेलन। और जो लिखा है वो आपके ग्राम सभा का होता है, पर हमें उससे दिक्कत नहीं लेना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए, और बिल्कुल जहां तक मैं देख पा रहा हूं, सरपंच प्रत्येक माह एक सम्मेलन बुलाएगा। सही है। सरपंच प्रत्येक 2 माह में एक सम्मेलन बुलाएगा। आधे से अधिक पंच विशेष सम्मेलन हेतु अनुरोध कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और यदि विशेष सम्मेलन तब भी नहीं बुलाता है तो सदस्य अपने से बैठक कर सकते हैं। यदि सरपंच ऐसा विशेष सम्मेलन नहीं बुलाता है तो उप सरपंच सम्मेलन बुलाएगा। गलत। यदि सरपंच विशेष सम्मेलन बुलाने से इनकार कर देता है तो सदस्य स्वयं बुला सकते हैं। बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए, सी और क्या हो जाएगा? ई। ए, सी और ई हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है। बिल्कुल ये रहा आपका आज का एमसीक्यू। इसके अलावा मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आज बात करना चाहता हूँ। ठीक है, जिसका फायदा आपको बिल्कुल आने वाले एग्जाम में होगा। चलिए, बिल्कुल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रयोगशाला परिचारक का क्रैश कोर्स चल रहा है और होली पे आपको मिलने वाला है विशेष ऑफर। तो बिल्कुल आप इस विशेष ऑफर का फायदा उठाइए, क्योंकि प्रयोगशाला परिचारक का ये क्रैश कोर्स है। और बिल्कुल होली के अवसर पर आपको इसको बिल्कुल क्या मिलने वाला है? फायदा। हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है, रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। तो बिल्कुल आप साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से
बिल्कुल कोर्स परचेस कर सकते हैं। यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो सीजी व्यापम के अंतर्गत आपका लक्ष्य बैच भी चल रहा है और इस लक्ष्य बैच में भी बिल्कुल आपका होली ऑफर चल रहा है। इसमें आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, बिल्कुल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पुलिस आबकारी आरक्षक में भी होली ऑफर चल रहा है, इसका भी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, बिल्कुल आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, इसका सीजीपीएससी प्रीलिम्स की यदि तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से, ठीक है। और होली के इस ऑफर का बिल्कुल आप फायदा उठा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है और कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जिन्होंने लगातार अपना प्यार दिया है साध्य पीएससी एकेडमी को, तो साध्य पीएससी एकेडमी की टीम की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बिल्कुल इस सारे ऑफर का फायदा आप सभी उठाइए। और मुलाकात होगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।